वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। पाकिस्तान के किस्सा ख्वानी बाजार के उस मकान में लंबे समय से सिर्फ उनकी यादें थीं जहाँ कभी यूसुफ खान पैदा हुए थे। वह यूसुफ खान जो बाद में भारतीय सिनेमा जगत में आकर के दिलीप कुमार बने, जो ट्रेजेडी किंग बने, एक ऐसे ट्रेजेडी किंग बने जिनकी बादशाहियत पर कभी कोई सवाल उठा ही नहीं। अब वो हमारे लिए भी अपनी यादें ही छोड़ गए हैं। अब मुंबई के उनके मकान और उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत के बीच उनकी यादें ही रह गई हैं और शतक पूरा करने से पहले वह हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं। उनका जाना भारतीय चलचित्र जगत का एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने जो फिल्में दी हैं, जिस तरह की फिल्में दी हैं, उस तरह के फिल्मों के किरदार के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे और फिल्म जगत में उनका कोई सानी नहीं बताया जा सकता है। यूसुफ खान कहें या दिलीप कुमार, यह नाम आते ही मासूम सा चेहरा सामने आ जाता, जिसने हमेशा से करोड़ों दिलों पर राज किया। 1930 के आसपास यूसुफ खान के माता पिता और करीबी रिश्तेदार पेशावर छोड़कर महाराष्ट्र में देवलाली के पास आकर बस गए थे। देवनाली और नासिक में यूसुफ ने बॉर्नेस स्कूल और बाद में खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। यूसुफ के पिता की ख्वाहिश थी कि उनके बेटे को एक दिन ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर OBE सम्मान मिले, लेकिन बेटे ने पिता के सपने से जाकर इतने सम्मान कमाए कि पिता की झोलियां ही भर गईं। बढ़ती उम्र के कारण दिलीप कुमार ने करीब 23 वर्षों पूर्व फिल्मों में काम छोड़ दिया था। 1998 में आई फिल्म किला दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म थी। अपनी जीवनी में दिलीप साहब ने लिखा है कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाने में मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी का हाथ था। कहा जाता है कि पुणे की कैंटीन में काम करने के दौरान ही उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्री देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय की नज़र दिलीप कुमार पर पड़ी। वे उन्हें साथ लेकर मुंबई आ गए। सवाल यह उठता है कि आखिर यूसुफ खान को क्यों कैंटीन में काम करना पड़ा? क्योंकि उनके पिताजी कारोबारी थे। कारोबार में इतना लंबा घाटा लग गया था, परिवार चलाने के लिए उनके सामने कैंटीन में काम करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। इन्होंने ही बॉलीवुड में काम करने का दिलीप कुमार को मौका दिया। पेशावर के उनके यार राज कपूर फिल्मों में पहले ही जम गए थे। देविका रानी ने मोहम्मद यूसुफ खान की जगह उन्हें दिलीप कुमार का नया नाम दिया। इसके बाद दिलीप कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 25 साल की उम्र में ही वे देश के सबसे लोकप्रिय अभिनेता थे और लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। उनके सफ़र की शुरुआत ज्वारभाटा फिल्म से हुई। यह सफ़र 40 के दशक में परवान चढ़ा। इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 1250 रुपये मिले थे। सन 1944 से 55 तक इन्होंने 23 फिल्में की। देविका रानी ने ही बॉम्बे टॉकीज फिल्म कंपनी इन्हें ज्वाइन कराई थी। दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वारभाटा 1944 में आई थी। दिलीप साहब ने 89 वर्ष की उम्र में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था। दिलीप साहब ने अपने से 22 वर्ष छोटी सायरा बानो से शादी की थी। इस शादी से दिलीप के भाई बहन हमेशा नाराज रहे। दिलीप साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। 1980 के एक मैच के दौरान उनकी मुलाकात हैदराबाद की अस्मा साहिबा नामक महिला से हुई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। फिल्म कोहिनूर के लिए दिलीप कुमार ने खास तौर से सितार बजाना सीखा था। अपने 5 दशक के कैरियर के दौरान 60 फिल्मों में काम करने वाले दिलीप कुमार देश के सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहे। उन्हें बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि उन्हें बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग क्यों कहा गया। दिलीप कुमार ने अपनी अभिनय यात्रा 1944 में आई फिल्म ज्वारभाटा से शुरू की थी। इसके बाद 1949 में आई उनकी दूसरी फिल्म अंदाज ने उन्हें सबके बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। अपनी पहली दोनों फिल्मों में दिलीप कुमार ने ऐसे नायक की भूमिका निभाई जिसका जीवन दुखों से भरा हुआ है, जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की मुसीबतों से संघर्ष कर रहा है। 1951 में आई फिल्म दीदार और 1955 में आई फिल्म देवदास ने दिलीप कुमार को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। ये दोनों फिल्में सिने प्रेमियों में जबरदस्त हिट हुई। इन दोनों फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता से दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में अलग पहचान बना ली। दोनों फिल्मों के प्रसारण के बाद दिलीप कुमार के बारे में कहा जाने लगा कि ट्रेजेडी रोल निभाने में उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई बराबरी नहीं है। दिलीप कुमार ने अपने कैरियर के दौरान कई फिल्मों में ऐसा दमदार अभिनय किया जिन्हें फिल्म जगत कभी नहीं भूल सकता। 1949 में बनी फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। इस फिल्म में उनके साथ राज कपूर ने भी काम किया था। यह फिल्म काफी हिट हुई। इसके बाद 1951 में आई दीदार, 1955 में आई देवदास जैसी फिल्मों ने दिलीप कुमार के कैरियर में 4 चांद लगा दिए। दिलीप कुमार के कैरियर में एक और फिल्म बड़ी महत्वपूर्ण रही। 1960 में आई मुगले आजम, जिसमें दिलीप कुमार ने सलीम की भूमिका निभाई थी, जो अपनी प्रेमिका अनारकली के प्यार में पागल रहता है। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में अकबर की भूमिका दिग्गज कलाकार पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। दिलीप कुमार ने जिन अन्य फिल्मों में हर किसी का ध्यान खींचा उनमें शहीद, नया दौर, मधुमती, पैगाम,
यहूदी, गंगा जमुना, राम और श्याम और लीडर जैसी फिल्में थीं, जिन्होंने दिलीप कुमार को स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया। अपनी फिल्मों में दिलीप कुमार कभी असफल प्रेमी के रूप में दिखे तो कभी मुसीबतों से तड़प कर विजय हासिल करने वाले नायक के रूप में। अपनी हर भूमिका में उन्होंने इतना दमदार अभिनय किया कि हर कोई उनका दीवाना बन गया। शक्ति फिल्म में उन्होंने पहली बार महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था, जिसमें दोनों अदाकारों ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपने सशक्त अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया था। दिलीप कुमार के साथ शक्ति फिल्म में नजर आने वाले अमिताभ बच्चन ने भी उनकी अभिनय क्षमता का लोहा माना था। अमिताभ बच्चन का कहना था कि यदि कभी हिंदी सिनेमा के इतिहास को लिखा गया तो वह 2 भागों में होगा। इसमें पहले भाग में दिलीप कुमार के पहले और दूसरे भाग में दिलीप कुमार के बाद के इतिहास को लिखा जाएगा। मुसीबतों से भरे नायक के किरदार निभाना और उस किरदार में डूबकर हर किसी का दिल जीत लेना बॉलीवुड में दिलीप कुमार की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसी कारण उन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था। दिलीप कुमार अब दिलीप साहब बन चुके थे। उनकी अदाकारी अपने आप में एक स्कूल, एक विशेष स्टाइल बन गई थी। हालांकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात से इनकार किया है, लेकिन सच्चाई है कि दिलीप साहब की महानतम फिल्मों में उनके किरदार ट्रेजिक या अफसोसनाक शख्सियत के प्रतिबिंब रहे हैं। शहीद, दाग, मीला, अंदाज, दीदार और जुगनू इसी स्टाइल की एक्टिंग की मिसाल है। उन्होंने खुद लिखा है कि सिनेमाई किरदार निभाते निभाते उनके दिलो दिमाग पर असर पड़ गया था। वो कैमरे के सामने से हटने के बाद भी किरदार से बाहर नहीं आ पाते थे। लगातार ट्रेजिक किरदार निभाने से उनकी मनोदशा खराब हो गई थी। खुद को संभालने के लिए उनको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी। मशहूर ब्रिटिश मनोचिकित्सक डॉक्टर W.D. निकोल्स ने दिलीप साहब को इस परेशानी से निजात दिलाई। डॉक्टर निकोल्स की सलाह पर उन्होंने कॉमेडी फिल्में करनी शुरू कर दी। कॉमेडी में भी दिलीप साहब ने झंडे गाड़ दिए। सन 1955 में उनकी फिल्म आज़ाद बेहद सफल रही। फिल्मों में काम करे और उसकी लव स्टोरी न हो, ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे में दिलीप कुमार के नहीं रहने के बाद उनकी लव स्टोरी पर भी चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिल्म का कोई भी अदाकार हो, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई रोमांस और रोमांटिक चीज़ें नहीं हैं, उसकी क्रिएटिविटी उतनी जागृत नहीं होती है। सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार की लव स्टोरी की सुर्खियां बनने से पहले भी दिलीप कुमार मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों के बीच 9 साल तक प्रेम संबंध चले, सगाई हो गई, शादी भी हो जाती, लेकिन ये प्रेम कहानी अदालत की एक गवाही से टूट गई। ये लव स्टोरी थी दिलीप कुमार और मधुबाला की। कहा तो यह जाता है कि वास्तव में यह दिलीप कुमार के लिए पहली नज़र का प्यार था। उधर यही हाल मधुबाला का था। उन्होंने जब दिलीप कुमार को पहली बार देखा, दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल फील करने लगे थे। धीरे धीरे इस फिल्म सेट से शुरू हुई प्रेम कहानी हसीन सपनों और सैर सपाटों में तब्दील होती चली गई। कहा तो यह भी जाता है कि इसकी शुरुआत मधुबाला ने दिलीप कुमार के हिचकिचाहट को देखते हुए खुद पहल करके की थी। दिलीप तो बस इस प्रपोजल के पल के इंतजार में थे। दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी। दोनों की जोड़ी कामयाबी के शिखर पर चढ़ने लगी। हर कहानी में एक विलन होता है, तो इस प्रेम कहानी का विलन बन गए या बना दिए गए मधुबाला के पिता। कहते हैं मधुबाला के पिता शुरू से ही अनुशासन पसंद थे। अपनी बेटी को भी कड़े नियंत्रण में रखते थे। शूटिंग के वक्त भी सेट्स पर साये की तरह मधुबाला के साथ रहते थे। कहते हैं दिलीप कुमार को मधुबाला के पिता का यह रवैया पसंद नहीं था। दिलीप मधुबाला से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मधुबाला शादी के बाद फिल्मों और अपने पिता से दूरी बना ले। मधुबाला को यह बात पसंद नहीं थी। कहते हैं यही बात दोनों के प्रेम कहानी के अंत की वजह बन गई। मधुबाला के पिता तक भी दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे पहुंचे। मधुबाला के कैरियर से संबंधित फैसले वो खुद ही लेते थे। नतीजतन उन्होंने फिल्म नया दौर के दौरान दिलीप कुमार के साथ आउटडोर शूटिंग पर मधुबाला को जाने से रोक दिया। इस पर मधुबाला की जगह यह फिल्म वैजंतीमाला को मिल गई। बात बढ़ी तो मधुबाला के पिता कोर्ट गए। मधुबाला के पिता ने फिल्म के निर्देशक B.R. चोपड़ा पर केस कर दिया, क्योंकि उन्हें चोपड़ा का यह रवैया पसंद नहीं आया था कि एक विज्ञापन के जरिए मधु को फिल्म से बाहर कर वैजंतीमाला को फिल्म में लेने की बात कही गई। अब कोर्ट में गवाही के लिए दिलीप कुमार को बुलाया गया। यहाँ दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी। इस दौरान मधुबाला या दिलीप के प्रेम की बात भी सबके सामने उजागर हो गई थी। कोर्ट में दिलीप कुमार ने स्वीकार किया कि वो मधुबाला से प्यार करते हैं, लेकिन इस घटना ने दोनों को अलग और दूर दूर कर दिया। यहाँ तक कि फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत तक बंद थी। हालांकि फिल्म पूरी हुई, हिट भी हुई, लेकिन एक सच्ची मोहब्बत की दास्तान हमेशा के लिए अधूरी रह गई। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने काफ़ी समय बाद एक साक्षात्कार में बताया था कि उनकी बहन कस्टम के रूप में चुन्नी लेकर आई थी। भाईजान भी पठान थे। रिपोर्टों के विपरीत मेरे पिता ने उन्हें शादी करने से कभी नहीं रोका। हमारे पास पहले से ही बहुत था। आपा और भाईजान एक दूसरे के लिए बने हुए थे। भाईजान अक्सर घर आते थे। उन्होंने मुझे स्कूल ड्रेस में भी देखा था। वो हम बच्चों के प्रति सम्मान रखते थे। हमें आप कहकर संबोधित करते थे। दोनों ड्राइव पर जाते थे या कमरे में बैठकर लंबी लंबी बातें करते थे। मधुर ने कहा, दिलीप कुमार के साथ ब्रेकअप 50 के दशक के मध्य में नया दौर के दौरान कोर्ट केस के प्रकरण से शुरू हुआ। यूनिट को ग्वालियर में कहीं शूट करना था। इसी स्थान पर एक अन्य फिल्म जबीन जलील की शूटिंग के दौरान एक भीड़ ने महिलाओं पर हमला किया था। उनके कपड़े फाड़ दिए थे। मेरे पिता सावधान हो गए थे। वह लोकेशन बदलने की मांग कर रहे थे। वो मधुबाला को बाहर जाने से रोक नहीं रहे थे, सिर्फ लोकेशन बदलने की मांग कर रहे थे। आपा पहले महाबलेश्वर, हैदराबाद
अन्य स्थानों पर शूटिंग कर चुकी थी। वो कहती हैं कि भाईजान ने मेरे पिता को अदालत में तानाशाह कहा तो बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में बयान दिया। इसी से दरार पड़ गई, रिश्ते टूट गए। उन्होंने सुलह करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपा उन दिनों बहुत रोती थी। उन्होंने फ़ोन पर पैचअप करने की कोशिश भी की। वह कहते रहे अपने पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। वह कहती रही मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन घर आकर के सॉरी कह दो और उन्हें गले लगा लो। यही जिद थी जिसने इन दोनों के प्यार को बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे पिता ने उनसे सगाई तोड़ने के लिए कभी नहीं कहा था, न ही उन्हें कभी माफ़ी मांगने के लिए कहा था। बाद में दिलीप कुमार सायरा बानो की एक ऐसी जोड़ी बनी मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। हालांकि दोनों को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसके लिए मीडिया में बीच बीच में अफवाहें उड़ती रहीं, लेकिन दिलीप साहब ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक मौन छाया रहा। फिर आया उनकी आत्मकथा के विमोचन का समय, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बारे में तमाम झूठी सच्ची बातें उड़ती रही हैं, लेकिन इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े दर्द और हसीन पल साझा किए हैं। इस दंपति के बच्चे न होने से जुड़ी एक झूठी रिपोर्ट पर वो अपना मौन भंग करने पर मजबूर हुए थे। वह भी इसलिए क्योंकि सवाल सायरा बानो पर उठाया गया था। तब दिलीप कुमार ने कहा था, यह भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि सायरा एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। सच्चाई है कि सायरा ने 1972 में एक बच्चे को जन्म दिया था। वह एक लड़का था, जैसा कि हमें बाद में पता चला, लेकिन हम हार गए। गर्भावस्था के 8वें महीने में बच्चा गर्भनाल गर्दन में लिपट जाने की वजह से बचाया नहीं जा सका। हमने अपने प्यार की इस उपलब्धि को खोने से हुए नुकसान को भगवान की इच्छा के रूप में लिया। कहा यह भी गया कि गर्भावस्था के दौरान सायरा बानो का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, जिसके चलते ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद डॉक्टरों ने दोबारा गर्भ धारण करने पर सायरा बानो के जीवन पर खतरे की बात कही। यह ऐसा रिस्क था जिसे लेने के लिए दिलीप कुमार जीवन भर तैयार नहीं हुए। दिलीप कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा था, मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बारे में सोचने का समय कहाँ है। हमारे और सायरा के परिवार से लगभग 30 बच्चे हैं और वे मुझे अपने साथ जुड़े रखने के लिए पर्याप्त शरारत करते हैं। वे इतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं कि मैं उनसे निपटने की कोशिश करते करते थक जाता हूँ। इसकी बानगी उस समय भी देखने को मिली जब शादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। सायरा बानो ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। सायरा बानो ने तब कहा था, सांप की देखभाल करते हुए उनका जीवन और घर अब स्वाभाविक रूप से उनकी पूंजी है। साहब ने मुझे कभी अपना कैरियर छोड़ने के लिए नहीं कहा। वास्तव में उन्होंने मुझे शादी के बाद भी अभिनय जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन कुछ समय बाद मेरा दिल मेरे कैरियर में नहीं था। मैं बस सांप की देखभाल करना चाहती थी। बच्चों के न होने का कोई मलाल नहीं है। सवाल पर सायरा बानो ने कहा, हमारी शादी मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मुझे बच्चा न होने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि साहब दिल से एक बच्चे की तरह हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार एक बार भटक गए थे। शादी से पहले एक्ट्रेस वहीदा रहमान, मधुबाला और वैजंतीमाला के साथ लिंकअप हुए थे, लेकिन तब 22 साल की ब्यूटी सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी की थी। उनकी रसीली शादी एक बार अस्थिर हो गई जब दिलीप साहब अस्मा नाम के एक प्रशंसक से शादी करने के लिए फंस गए थे। बानो ने बेरहमी से अपमान सहा। वह जानती थी कि साहब जल्द होश में आ जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। समझा जाता है कि पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार अस्मा किसी षड्यंत्र के तहत दिलीप कुमार के जीवन में आई थी। दिलीप कुमार ने समय रहते उनसे छुटकारा पा लिया। मजे की बात यह है कि दिलीप साहब से तलाक के बाद वो फिर से अपने पूर्व पति के साथ रहने चली गई। इस शादी पर शोर इसलिए मचा था कि न जाने क्यों दिलीप कुमार ने इस शादी को गोपनीय रखना चाहा था और विवाह संबंधी खबरों को झूठा बताया था, जबकि वे सच्ची खबरें थी। इन सब के बाद सायरा बानो ने कहा था, मेरे लिए यह हमेशा साफ था और कोई नहीं है। मैं उस समय से उनकी प्रशंसक थी जब मैं याद कर सकती हूँ। किशोरावस्था में ही मैं उनकी पत्नी बनना चाहती थी। मैं बहुत हठी हूँ और एक बार जब मैंने अपना मन बना लिया तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे पता था कि कई खूबसूरत महिलाएं साहब से शादी करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। यह मेरा सपना सच होना था और यही आदर्श सपना मेरी शादी को संपूर्णता देता रहा। लेकिन आज दिलीप साहब के न रहने पर यह सपना भी टूट गया। दिलीप कुमार ऐसे शख्स थे जिन्होंने हर किरदार को बहुत सोच समझ कर निभाया, अपनी निजी पसंद के आधार पर चुना। उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म अभिजन में काम करने से मना कर दिया। यही नहीं, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों वाली फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी ठुकरा दी थी। सायरा बानो के अनुसार दिलीप साहब को अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक था। दिलीप कुमार को पश्तो, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू पर समान कमांड थी। दिलीप कुमार ने फिल्म मुसाफिर में लता मंगेशकर के साथ गाना भी गाया है। दिलीप कुमार का मुंबई में पाली हिल पर बंगला है। इस बंगले पर कब्जे को लेकर दिलीप कुमार के भाई एहसान खान और असलम खान ने कोर्ट में मुकदमा कर रखा है। दिलीप कुमार का पुश्तैनी घर पेशावर में है, जिसे पिछले महीने सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। इस मकान को दिलीप कुमार को समर्पित वहां की सरकार एक म्यूजियम तैयार कर रही है। पाकिस्तान सरकार के आग्रह पर 2 बार दिलीप कुमार पाकिस्तान भी गए। दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान और ब्रिटेन की महारानी से ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिल चुका है।
उन्हें 8 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। इसे हिंदी फिल्मों का श्रेष्ठ अवार्ड कहा जाता है। इससे पहले उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका था। एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट के अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी वे नवाजे जा चुके हैं। इस तरह देखें तो दिलीप कुमार ने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। अपनी शर्तों पर जीते हुए वो अपनी यादें हमारे बीच छोड़ करके चले गए हैं। अब हमारे और आप जैसे उनके प्रशंसकों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी यादों को किस तरह हम लोग सजो के रखते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।